जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ है दिव्या सिंह। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे झारखंड की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य सरकार ने 2 विधायकों को किया विधानसभा से पास। विधेयकों को लेकर बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। खलारी में बीजेपी मंडल का धरना प्रदर्शन, सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जताया रोष। हेमंत सरकार पर उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। पाकुड़ में कोयला चोरी रोकने को लेकर हुई बैठक, एसडीओ हरिवंश पंडित ने की बैठक। कोल कंपनी और ट्रांसपोर्टर को दिए दिशा निर्देश। जमशेदपुर के मूसाबनी केंद्र में मनाया गया आईआरबी का 14वां स्थापना दिवस, वीर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। और रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टीपीसी उग्रवादी को किया गिरफ्तार। पेट्रोल पंप के मालिक से मांगी थी रंगदारी। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार ने 2 विधेयकों को विधानसभा से पास किया है और इस पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक अमर कुमार बौरी ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार जो दलित हितैषी होने का ढोंग करती है, राज्य के 14% यानी कि लगभग 50% जो आबादी है वो अनुसूचित जाति समाज के साथ अन्याय और विश्वासघात करते हुए कानूनी रूप से उनके अस्मिता और पहचान को छीनने का काम कर रही है। राज्य सरकार ने झारखंड विधानसभा में सत्र बुलाकर स्थानीयता को प्रभावित करने वाले विधेयकों को पारित कर दिया है, लेकिन विधेयक में अनुसूचित शब्द को ही दरकिनार कर दिया गया है, जो सीधे तौर पर राज्य के 14% अनुसूचित जाति समाज को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि विधेयक से अनुसूचित जाति की पहचान ही खो जाएगी। आज विधानसभा के अंदर स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार ने जो बिल विधेयक लेकर के आया है, इस विधेयक से यहां निवास करने वाले 14% झारखंड की आबादी के 50 लाख जनसंख्या वाले अनुसूचित जाति वर्ग को बहुत निराशा हुई है। इस पूरे विधेयक में अनुसूचित जाति को अधिकार देने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी अनुसूचित जनजाति की तो बात की गई है, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिस संविधान की ताकत गरीब, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी इनके हक अधिकार के लिए वर्गीकरण के रूप में जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के रूप में उल्लेखित करते हुए उनको अधिकार दिया है। मूलवासी के रूप में हमें कोई अधिकार नहीं मिलता है भारत के संविधान से। हमें जो अधिकार मिलता है वो अनुसूचित जाति के कारण मिलता है, शेड्यूल कास्ट के रूप में मिलता है। लेकिन आज के इस बिल में, आज जो विधेयक पास इन्होंने कराया है, इस विधेयक में कहीं पर भी अनुसूचित जाति का कहीं जिक्र तक नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि जो अभी कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार है, ये दलितों के, अनुसूचित जाति के वर्ग के खिलाफ है और उनके 50 लाख लोगों के हक अधिकार को उन्होंने कानूनी रूप से छीनने का काम किया है। ये हमारे अधिकारों को छीनने का काम किया है। ये बिल के पास हो जाने से और बिना इसमें अनुसूचित जाति को शामिल किए हुए आज 50 लाख लोग एक संवैधानिक अधिकार से आज झारखंड में वंचित हो चुके हैं। इस बिल के कारण उनको अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपने को खोजना। और झारखंड विधानसभा से 1932 खातियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण, दोनों ही विधेयक पास हो गए हैं। और एक तरफ सत्ता पक्ष ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस दोनों विषय पर सदन में सरकार का समर्थन जरूर किया है, लेकिन बीजेपी इसे सरकार का पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। और झारखंड विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण का कहना है, देखते हैं संवाददाता नवीन शर्मा के हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। की राजनीति में आज बड़ा दिन है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने 2 ऐसे विषयों को आज विधानसभा से पास किया है जो बहुत ज्वलंत विषय थे, चाहे 1932 का खतियान आधारित नीति हो या फिर ओबीसी को 27% आरक्षण हो। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के मुख्य सचेतक विधानसभा में। जिस तरह से आज 2 विषयों को लाया गया, पास भी किया गया, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड विधानसभा में आज 1932 का खतियान जिस रूप में हेमंत सोरेन जी ने लाया, मुझे लगता है कि बहुत हड़बड़ी में लाया। भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ कहा, कल भी कहा विधायक दल की बैठक के बाद मैंने
और आज सदन में भी हम लोगों ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक 1932 के खतियान के पक्ष में हैं, ओबीसी आरक्षण के पक्ष में हैं। आप इस पर चर्चा कराइए, लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं करा। हम उनका आंख खोलना चाहते थे। उन्होंने बगैर किसी तैयारी के शेड्यूल 9 के तहत लाया, पारित करा के केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। अब केंद्र सरकार अब कैसे इसको पारित करे, आप बताइए। जब आपने कोई सर्वे नहीं कराया, उन्होंने कर्नाटक का हवाला दिया कि कर्नाटक ने शेड्यूल 9 के तहत भेजा है, तो कर्नाटक ने इसलिए भेजा है कि उसके पहले कर्नाटक ने सर्वे कराने का काम किया। आपने कोई सर्वे कराया तो बताइए। आपने तो कोई सर्वे कराया नहीं। अगर आप सर्वे कराकर भेजते तो केंद्र उसको एक्सेप्ट करता और फिर हर विभाग को भेजता, हर विभाग से मंतव्य वापस आता, फिर हर स्टेट को भेजता। और एक भी स्टेट ने अगर उसमें अड़ंगा लगाया तो शेड्यूल 9 वहीं ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि हेमंत सोरेन सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भला हो, स्टेट का भला उनकी चिंता नहीं है। झारखंड के पॉलिटिकल स्टैंड ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता समर्थन करना चाहिए? बड़ा विषय तो है झारखंड। समर्थन किया, हाउस के अंदर कहाँ विरोध? केंद्र में आपकी सरकार तो गलत तरीके से भेजा ना। अगर ये सर्वे कराकर शेड्यूल 9 के तहत अगर भेजते तो हम लोग भी भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि नहीं, एकदम समर्थन करिए इसका। लेकिन ये गलत प्रक्रिया। वही तो, आखिर चर्चा में क्यों हम लोग को भाग लेने नहीं दिया? अगर चर्चा होती सदन में तो सरकार का आंख खोलने का काम करते। हम यही तो हम कह रहे हैं। बड़ा पॉलिटिकल स्टैंड है। कहीं ना कहीं बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई, मुख्यमंत्री कह रहे थे सदन में। नहीं, मुख्यमंत्री वोट मांगने के लायक नहीं। मुख्यमंत्री ठग ऑफ झारखंड है। 17 तारीख को उनको पता चल जाएगा कि मुद्दा विहीन हम लोग हैं कि मुद्दा विहीन वो है। ईडी और सीबीआई से डराइए मत, बोले हैं जेल में रह के भी सुपारा साहब। इसका मतलब है कि उनको ये पता है कि वो जेल जाने वाले हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं कि जेल जाके वो स्वस्थ रहें। तो हमारे साथ बीजेपी के मुख्य सचेतक विरंची नारायण मौजूद थे, जिनसे हम लोगों ने खास बातचीत की। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सहपाठी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने दुमका पहुंचे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। राज्य में भय, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार अपने चरम पर है। ये झारखंड की जनता जान गई थी 2019 में। इसी झांसे में लोग ने इनके झांसे में आया कि आप अबुआ राज बनाइए, 3 महीने के अंदर खतियान आधारित स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे। लेकिन 3 साल बीतने जा रहा है, इनको 1932 का खतियान और पिछड़ा का आरक्षण याद नहीं आया। जब ईडी मुख्यमंत्री के द्वार गए तो इनको सरकार आपके द्वार याद आया, इनको 1932 का खतियान याद आया, इनको 27% आरक्षण याद आया। और झारखंड विधानसभा में 1932 आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी 27% आरक्षण पारित होते ही धनबाद में होली सा माहौल देखने को मिला है। और आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा से 1932 आधारित स्थानीय नीति और 27% ओबीसी को आरक्षण बहुमत से पारित होने के बाद पूरे झारखंड के साथ साथ धनबाद और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रणधीर वर्मा चौक पर एक दूसरे को अबीर, गुलाल और मिठाई खिलाकर बधाई दी है। मौके पर झामुमो के जिला अध्यक्ष रमेश टुड्डू ने बताया है कि हमारी सालों पुरानी मांग थी कि हमारी पहचान 1932 खातियान के आधार पर हो, जो आज विधानसभा में पारित कर दिया गया है। झारखंडियों के लिए, झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज विधानसभा में 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय था वो पारित कर दिया गया है। और निश्चित रूप से ये झारखंड के वर्षों पुरानी मांग थी। पिछले सरकार ने 1985 पारित करके अपना पीठ थपथपाने का काम किया था और कई विधायक ने तो मिठाई बांट करके यह बताने का काम किया था, यह जताने का काम किया था कि हम झारखंडियों के हित में एक ऐतिहासिक कदम लिए हैं। लेकिन झारखंडियों की मांग थी कि हमको 1932 का स्थान दिया जाए। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी ने यहाँ की जनभावना को देखते हुए, यहाँ की मांग को देखते हुए झारखंडी का पुत्र 1932 खतियान आज पारित करा करके दिखा दिया। और बीजेपी खलारी मंडल के द्वारा प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया है। धरना की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा और संचालन
प्रीतम साहू ने की है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू और रांची जिला ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, सीताराम रवे मुख्य रूप से मौजूद थे। वहीं धरने के माध्यम से हेमंत सरकार की जन विरोधी नीतियों और पूरे राज्य में व्याप्त भय, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति और हत्या, बालू पत्थर की लूट को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया है और झारखंड से हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन में शशि भूषण सिंह, सांसद प्रतिनिधि फुलेश्वर महतो सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। लोक लाज नाम की कोई चीज नहीं है। जैसा कि हम सभी लोगों को याद हुआ कि चुनाव के पूर्व जिस प्रकार से जनता के बीच में जाकर को ठगने का, बेवकूफ बनाने का, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम किया था और बड़ी बड़ी बातें करके, मन से वादा करके जनता को ठगने का काम किया था, युवाओं को ठगने का काम किया था, माताओं बहनों को ठगने का काम किया था, किसानों को ठगने का काम किया था, मजदूरों को ठगने का काम किया था और बड़ी बड़ी बातें बोल करके युवाओं को कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को 6 महीने के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और कोयला चोरी रोकने को लेकर एसडीओ हरिवंश पंडित ने पाकुड़ के समाहरणालय सभागार में बैठक की है। बैठक में एसडीपीओ पाकुड़ अजित कुमार विमल, एसडीपीओ महेशपुर नवनीत हेम्ब्रम, WUBPDCAL के सुरक्षा पदाधिकारी सहित ट्रांसपोर्टर और गाड़ी मालिक मौजूद थे। वहीं बैठक में कोयला रोड में कोयला लोड हाईवा को रोककर हो रही कोयला की चोरी को रोकने के लिए चर्चा की गई है और जिसमें इस बात पर विचार किया गया है कि कोल कंपनी, प्रशासन और ट्रांसपोर्टर मिलकर संयुक्त रूप से कोयला चोरी रोकने की दिशा में काम करेंगे। नहीं, अभी वही है, हर गांव में मीटिंग करना, उसको प्रधान का, मुखिया का, सबको बुला के उसका क्या प्रॉब्लम है, क्यों चोरी कर रहे, क्यों कोयला उतर रहे, उसको बंद करने के लिए बात करना करके नई चीज वही है। और पाकुड़ एसडीओ हरिवंश पंडित की अध्यक्षता में शुक्रवार यानी कि कल DBL और PLPE के अधिकारी और ट्रांसपोर्टर व पैनम कोल माइंस के बकायेदार के साथ बैठक की गई है। बैठक में ट्रांसपोर्टरों ने DBL से पहुंचे GM राधा रमन राय, सहायक उपाध्यक्ष धनंजय मिश्रा ने कहा है कि हमारी कंपनी के बकायेदारों का भुगतान करना पंजाब कंपनी की जिम्मेदारी है और हमने कागजातों को उन्हें भेज दिया है। बैठक में मौजूद ट्रांसपोर्टरों ने कहा है कि अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ तो सभी ट्रांसपोर्टर कोयला परिवहन करने नहीं देंगे और BGR कंपनी के पुराने कर्मी जिनका करीब 7 सालों से बकाया का भुगतान नहीं हुआ है, जिसको लेकर कर्मी आक्रोशित हैं और उसका भी कहना है कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो कोयला परिवहन पर रोक लगी रहेगी और कर्मियों ने यह भी मांग की है कि पुराने कर्मियों को नौकरी पर नहीं रखा गया है, जबकि स्थानीय नीति के आधार पर स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। तकरीबन 394 कर्मी का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं साइडिंग के 44 कर्मचारियों और माइनिंग के करीब 350 कर्मी का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। बैठक में एसडीओ ने इस मुद्दे पर सुझाव मांगा है, लेकिन इस पर कोई सुझाव नहीं मिला है और अगली बैठक तक कोयला ढुलाई नहीं रोकने को कहा गया है। साथ ही बैठक में मुख्य रूप से एसडीओपी अजित कुमार विमल, ट्रांसपोर्टर राजीव पांडे के अलावा अन्य लोग भी मौजूद थे। हम लोग पीएसपीएल पे ही प्रेशर डाले तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उनको बुलाया, लेकिन अब पीएसपीएल भाग रही है अपनी। हम तो उसका पेपर भी जो प्रायर एलर्टिस का है उन्होंने पेपर भी उनको दिए हैं। अब उस आप लोग के हिसाब से प्रेशर और पड़ना चाहिए पीएसपीएल पे, यही बोल सकते हो। क्या बोलेंगे सर? कई आरोप लगे सर, अंदर में कई आरोप भी लगाए गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कौन सा आरोप बताइए ना। हम लोग तो किसी का पैसा लेके स्थानीय नीति को लेके जो वर्कर लोग का 207 हमारा माइंड चल रहा है, उस छोटा सा ये में 217 आदमी ऑलरेडी लोकल ही है। अच्छा। और पुराना प्रोजेक्ट वाला ही है। तो सर ये लोग बोल रहे हैं 36 वर्ष से नहीं, हमारा कुछ ऑफिशियल तो रहेंगे ना, मैनेजमेंट कैडर के स्टाफ तो है, उसको तो हम ये नहीं कर सकते। स्किल को लेके अभी आप लोग लेकिन पुराना वाला 217 मिला के अभी भी है।
वो कोई भी रिकॉर्ड देख सकता है। हम लोग उसमें किसी कोई गलत काम नहीं कर सकते। हम लोग को पाकुड़ समारोह में बुलाया गया था एसडीओ साहब के माध्यम से, चिट्ठी के निकला था कि ट्रांसपोर्टर लोग का बकाया के लेकर बढ़ता होगी पंजाब से और डीवीएल से, और जितना भी वेंडर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, सिविल वर्कर जो भी बाकी है सभी के लिए बुलाया गया था। लेकिन यहाँ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। एसडीओ साहब पूछते रह गए डीवीएल से, डीवीएल बताने को तैयार नहीं है, पंजाब आने को तैयार नहीं है, पंजाब आया नहीं। और हम लोग का एक ही मांग है, जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं हो जाता है, ट्रांसपोर्टिंग का हो चाहे ठेकेदारी का हो चाहे किसी भी प्रकार का बकाया हो, अगर जब तक भुगतान नहीं करेगा तो हम लोग एक छटाक कोयला आलू बड़ा सा अगर जबरदस्ती लोड भी कर लेगा तो हम लोग निकलने नहीं देंगे। हम लोग अमरापाड़ा पीपीएल मोड़ के पास जाम करेंगे। हम लोग को यहाँ पर आज प्रशासन के द्वारा बैठक बुलाया गया था, जिसमें काफी मंथन किया गया। डीवीएल के तरफ से उदासीनता बरती गई है और डीवीएल के तरफ से नकारात्मक जवाब दिया गया है। हम लोग को ये कहना है कि आज अगर हम लोगों का भुगतान नहीं होता है तब तक कोयला ले जाने नहीं देंगे। अगला रणनीति भूख हड़ताल की ओर हम लोग जाने वाले हैं। निर्णय एक्चुअली जो चीज पंजाब को पे करना है उसमें डीवीएल को बोला जा रहा है। हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग यही कोशिश करेंगे कि पंजाब ये पेमेंट करे, वेंडर पेमेंट जो है वो पंजाब को करना है और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट में पैसा भी जमा है, उस पैसे को निकाल के और वेंडर पेमेंट करे और काम को चालू कर रहा है। मतलब एक आरोप लगा है सर, आरोप लगा है कि स्थानीय लोगों को जो है रोजगार नहीं दिया गया है। नहीं, हम रोजगार दे रहे हैं। अभी हम कम से कम 217 लोगों को ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुके हैं और अभी हमारा काम कुछ भी चालू नहीं हो पाया। केवल हम कोयला प्रोडक्शन करके रखे, कोल डिस्पैच जब तक नहीं होता है हमारे पास एक पैसे का रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। आज डीवीएल और पीएसपीसीएल से संबंधित जो बकायेदारों की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें बकायेदारों में से मेनली कुछ सिविल से संबंधित था, कुछ ट्रांसपोर्टिंग था और कुछ लोडिंग से संबंधित था। तो ये बातें हुई, प्रारंभिक तौर पर बातें हुई। चूंकि पीएसपीसीएल के पदाधिकारी आज उपलब्ध नहीं हो पाए, इसलिए हम लोग किसी डिस्कस पर नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट मीटिंग हम लोग जल्दी बुलाएंगे जिसमें पीएसपीसीएल के पदाधिकारी रहेंगे, ताकि उनका भी व्यूज लिया जा सके कि पेमेंट किसको करना और करना है तो जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। और जमशेदपुर में आईआरबी का 14वां स्थापना दिवस मुसावनी केंद्र में मनाया गया है और इस मौके पर एडीजी प्रथम प्रशांत सिंह, आईआरबी कमांडेंट संजय रंजन सिंह, जमशेदपुर एसएसपी प्रभात कुमार सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे हैं। सर्वप्रथम शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। उसके बाद एडीजी प्रथम प्रशांत सिंह ने परेड ग्राउंड का उद्घाटन किया है और उसके बाद परेड की सलामी देते हुए जवानों को सम्मानित किया गया है। आपको बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान एडीजी प्रथम प्रशांत सिंह की धर्मपत्नी भी उपस्थित रही हैं। प्रथम तो मैं वाहिनी को 14 वर्ष पूरा करने की बधाई देना चाहता हूं। ये वाहिनी अत्यंत ही कठिन क्षेत्रों में कार्यरत है, लेकिन हमारे जवानों का मनोबल ऊंचा है। हम लोग नक्सलवाद के विरुद्ध कठिनतम लड़ाई वर्ष 2009, 10, 11 आप लोग भी अवगत होंगे, उस समय जब नक्सल चरमपंथ अपने पीक पर था। उन कठिन परिस्थितियों में ये वाहिनी वहाँ पे ड्यूटी कर चुकी है। वाहिनी के जवानों का मनोबल हाई रहे, अच्छा रहे, इसी कारण आज स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सभी वाहिनी के समादेष्टा और सभी पुलिसकर्मियों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। ये वाहिनी भविष्य में भी झारखंड पुलिस में एक अपना स्थान बना के रखेगी। और अब बात देवघर की कर लेंगे। देवघर के डाबरग्राम पुलिस लाइन में आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया है और इस मौके पर देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने सेवानिवृत्त हो रहे 3 पुलिस के अधिकारियों और जवानों को सम्मानित करते हुए विदाई दी है। और सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस कर्मियों में सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल सिंह, एएसआई बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह और हवलदार नागेंद्र शर्मा शामिल है। वहीं देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा है कि ये सभी अक्टूबर महीने में सेवानिवृत्त हुए हैं और छठ पूजा को लेकर विदाई समारोह का आयोजन नहीं किया जा सका था, लेकिन
आज इन तीनों का विदाई समारोह पुलिस लाइन डावर ग्राम में आयोजित किया गया है और मौके पर उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मियों को सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना दी है। आज पुलिस लाइन में हम लोगों ने अक्टूबर माह में जो लोग रिटायर हुए थे, सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल, एएसआई नागेंद्र शर्मा और हवलदार बिंदेश्वरी प्रसाद, उनको पूरे देवघर पुलिस की ओर से विदाई दी गई है। 31 अक्टूबर को छठ पूजा के कारण सभी लोग ड्यूटी में व्यस्त थे, इसलिए इस विदाई समारोह का आयोजन आज किया गया है। इन लोगों के द्वारा बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस और देवघर पुलिस को जो सेवाएं दी गई है, उसके प्रति पूरा पुलिस परिवार अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हजारीबाग की कर लेते हैं। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा के द्वारा हजारीबाग के वुमेन्स कॉलेज में प्लेग्राउंड, स्टेडियम और मंच का उद्घाटन किया गया है। बताया जाता है कि हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले वुमेन्स कॉलेज में 7,000 छात्राएं जो हैं वो पढ़ती हैं, जिन्हें खेलकूद में परेशानी होती थी और इसी को देखते हुए हजारीबाग सांसद की मदद से इसका निर्माण कराया गया है और आज उनके द्वारा ही इसका उद्घाटन भी किया गया है। विमेंस कॉलेज में है, जहां हमारे क्षेत्र से करीब 7,000 स्टूडेंट्स यहां पढ़ते हैं और आज बहुत आनंद आ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि इन 7,000 स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने एक प्लेइंग फील्ड, एक मंच, एक स्टेडियम और एक स्पोर्ट्स पवेलियन का आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रिंसिपल मैडम को, श्री सुरेंद्र सिन्हा जी को और सब केबी विमेंस कॉलेज के फैकल्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए इतनी बढ़िया यहाँ जो व्यवस्था की गई है, इतना बढ़िया यहाँ जो फैसिलिटी बनाई गई है, इसके द्वारा यहाँ की स्टूडेंट्स को आगे के समय बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और अवैध तरीके से रखे 3 लाख CFT डंप बालू को पुलिस और खनन विभाग ने जब्त किया है। आपको बता दें कि रांची जिला खनन कार्यालय और बुंडू पुलिस ने आज छापेमारी कर बुंडाडीह में अवैध रूप से डंप लगभग 3 लाख CFT बालू जब्त किया है और खनन विभाग के निरीक्षक विश्वनाथ उरांव ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर सूटी लोंग और बुडाडीह में अवैध रूप से डंप किए गए बालू के स्टॉक की जांच की गई है। जांच में बुंडू के बुडाडीह में डंप बालू अवैध पाया गया है और उन्होंने आगे बताया है कि किसके द्वारा बालू डंप कर स्टॉक किया गया था और इसकी जांच की जा रही है। बालू को जब्त कर नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। ऐसा है कि हमारे माइनिंग के इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं, विश्वनाथ जी। इनके साथ वरीय पदाधिकारी का आदेश था कि घाट नदी किनारे जाकर के या देखें कि कहीं पर अवैध रूप से बालू का उत्खनन करके स्टॉक किया गया है कि नहीं किया गया है। उसी क्रम में हम लोग सूटीलोंग गए थे। सूटीलोंग के बाद हम लोग बुढ़ाडी में आए हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि नदी किनारे मतलब लगभग 3 लाख CFT बता रहे हैं कि बालू स्टॉक है, जो किसी के द्वारा जमा किया गया है। तो अभी इसमें माइनिंग वाले जो उनका आवश्यक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। यहाँ घाट पे घूमे हम लोग, जो इलीगल स्टॉक किया हुआ था ना, उसी के संदर्भ पे हम लोग घाट का निरीक्षण कर रहे थे। घाट के अगल बगल में जो भी इलीगल स्टॉक था उसके संदर्भ में सूटीलोंग गए थे। सूटीलोंग में पहले ही स्टॉक जो किया गया था उसमें FIR पूर्व में ही दर्ज है, और जो अभी बुढ़ाडी है जिस जगह पे हम लोग आए हैं और देखें, उस जगह जो बालू है वो ऐसे ही स्टॉक किया हुआ रखा है। ये अभी तो पता नहीं है किसके द्वारा किया गया है। और पाकुड़ उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 25 लीटर देशी शराब और 8 बोतल बंगाल निर्मित विदेशी शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। कानूनी कार्रवाई करने के बाद दोनों युवकों को उत्पाद विभाग की टीम ने जेल भेज दिया है। वही मिली जानकारी के अनुसार विभाग को सूचना मिली थी कि पकुड़िया थाना क्षेत्र के बन्नो ग्राम और चौकीसाल गांव स्थित होटल में अवैध शराब की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। वही उत्पाद उपाधीक्षक कुमार सतेंद्र ने बताया है कि बन्नो ग्राम के चंदन देहरी के घर से 25 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है और उसके बाद ही चौकीशाल के प्रदीप घोष के होटल में छापेमारी किया गया है। तो अवैध रूप से 8 बोतल बियर के साथ ही बंगाल निर्मित IB ब्रांड के 4 पीस विदेशी शराब भी बरामद किए गए हैं।
सूचना के आधार पर बन्नो ग्राम में स्थित जगह से भी अवैध बंगाल निर्मित विदेशी शराब पकड़ाया है और 34 साल में बंगाल निर्मित विदेशी शराब है और बन्नो ग्राम में है जो विदेशी शराब है जो पकड़ाया है महुआ का बना हुआ और उसमें करीब 120 लीटर है जो जिसका बिनस में है घर पर ही जावा महुआ और करीब 10-25 लीटर देसी शराब है और विदेशी शराब है। और रांची पुलिस ने टीपीसी उग्रवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि रांची के सुखदेव नगर थाने की पुलिस ने टीपीसी के उग्रवादी को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी रांची के पेट्रोल पंप के मालिक से व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल कर रंगदारी की मांग की थी। और वही बताते चले कि ये गिरफ्तारी कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में सुखदेव नगर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर की है। और मेरे साथ जोहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।